नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर विस्तृत नोटिफिकेशन आ गया है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग जानेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन विद्यार्थी एग्जाम दे सकता है, एग्जाम कब होने वाला है, पूरा का पूरा डिस्कस हम करने वाले हैं। तो मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और आज के सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत प्यारा सा हमारा सेशन होगा। देखिए, ये रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की हम बात कर रहे हैं। बहुत विद्यार्थी को इंतजार था कि रेलवे भर्ती बोर्ड की साल 2026 की ये पहली भर्ती है। सहायक लोको पायलट के 11,127 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, पहले वो अखबार की न्यूज देख लेते हैं, उसके जस्ट बाद में हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे। 11,127 पदों पर भर्ती निकली है। इस साल की ये पहली भर्ती है। रेलवे भर्ती बोर्ड इन पदों के लिए अजमेर में परीक्षा करवाएगा। अब याद रखिएगा कि राजस्थान वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनका एग्जाम वो अजमेर में करवाने वाला है। और 2024 के बाद इस बार पद अधिक हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एएलपी भर्ती के रूप में इस साल का पहला विज्ञापन जारी किया और 15 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर देने हैं। याद रखना, 15 मई से ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे। और इसके साथ एक चीज और देखिएगा, 14 जून तक भरे जा सकते हैं। आरआरबी ने 18 से 30 वर्ष के आयु सीमा वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। देखो, 18 से 30 की जो आयु सीमा है उनसे आवेदन मांगे हैं। उसके बाद में छूट भी है। अब कौन कौन से विद्यार्थी को क्या क्या छूट है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें महत्वपूर्ण तिथियां जो आप लोगों को जानना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो 15 मई है और 15 मई से 14 जून तक आपका एग्जाम होने वाला है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें आपको क्या करना है वो भी समझेंगे आप कि परीक्षा की जो तिथियां है, पहले सीबीटी 1 होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा। उसके बाद में सीबीटी 2 होगा और उसके बाद में सीबीएटी परीक्षाओं की जो सटीक तिथियां हैं वो आरआरबी की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित की जाएगी। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा और उसके बाद में सीबीएटी, जो भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं ना, इनकी तिथियां अलग से जारी कर दी जाएगी और वो भी आरआरबी की वेबसाइट पर। अब ध्यान से समझें कौन परीक्षा दे सकता है और उसमें क्या क्या आप लोगों को चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर एग्जाम कौन दे सकता है और एग्जाम देने के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो जरा देखिएगा। सबसे पहले याद रखना, आयु सीमा क्या होनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट अगर एग्जाम देना चाहता है तो उसकी एज लिमिट यानी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2026 में आपके आयु की गणना की जाएगी और 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच में वो विद्यार्थी होना चाहिए। साथ ही साथ में एससी और एसटी वाले विद्यार्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष ऊपरी आयु सीमा यानी 30 की जगह वो 35 वाला भी हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो नॉन क्रिमिलेयर वर्ग जो होता है ना, उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी एससी एसटी ओबीसी जनरल, जनरल वाले को छूट नहीं है। 1 जनवरी 2026 को 18 से 30 का हो जाना चाहिए। अब ओबीसी जो नॉन क्रिमिलेयर है उनको 3 साल का, एससी और एसटी को 5 साल का, जो हायर एज है उसके अंदर रिलैक्सेशन है। साथ ही साथ में करें शैक्षणिक योग्यता। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि एनटीपीसी का एग्जाम हर एक विद्यार्थी देना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसके सामने ये होती है कि क्या क्या होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी चीज आप यहां पर देखेंगे कि देखो, उम्मीदवार को 10वीं पास यानी 10th लेवल पर आपका एग्जाम है। पर 10th लेवल पर इसके साथ साथ में एक चीज और देखना, यहां पर 10th पास तो होना चाहिए पर साथ साथ में एनसीवीटी, एनसीवीटी या एससीवीटी से, यानी याद रखना इससे मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटर के अंदर या इलेक्ट्रीशियन के अंदर या मैकेनिक, वायरमैन आदि जैसे निर्दिष्ट ट्रेड में आईटीआई होनी जरूरी है। मतलब याद रखो मेरे भाइयों, अपने स्टेट के अंदर तो एससीवीटी भी होती है और सेंट्रल के हिसाब से देखें तो एनसीवीटी भी होती है। जितनी भी आईटीआई कॉलेज होती है ना वो इन दोनों के अंडर में ही होती है।
वहां से आपका आईटीआई होना जरूरी है, 10th प्लस आईटीआई। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे। या फिर 10वीं पास होने के साथ साथ एक अप्रेंटिसशिप है वो पूरी हो जानी चाहिए, या फिर 10वीं पास और मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। भाई अगर तुमने आईटीआई नहीं कर रखी है, आईटीआई के अलावा तुम्हारे पास और क्वालिफिकेशन है, 10th के साथ साथ में मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, एक इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोबाइल हो, इनके अंदर आपको 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री हो जानी चाहिए। या फिर जो उम्मीदवार अपने अंतिम परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। यानी आप देखिए 10वीं पास तो आप हो गए, आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई के अंदर आप फिटर, इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिकल या वायरमैन जैसे ट्रेड से कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, आप इंतजार कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में हम यहाँ पर बात करें जो मेडिकल फिटनेस है उसमें क्या होना चाहिए। इस पद के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता है। उम्मीदवार का विजन जो है वो बिना चश्मे के 6/6 होना चाहिए। जिन उम्मीदवारों ने लेसिक या आंखों की कोई अन्य सर्जरी करवाई है वे इस पद के लिए योग्य नहीं है। यानी भाई आंखें एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। जिसने आंखों की सर्जरी वगैरह करवा रखी है वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब सीधी बात यूं है कि उसको पूरा पूरा दिखाई देना चाहिए। और परीक्षा का जो सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले याद रखिएगा मेरे भाइयों, चयन प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में होगी। पहला CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और CBAT होगा। क्या क्या होते हैं CBT 1, 2 वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा ध्यान से समझना। भाई याद रखो, CBT 1 होता है, ये पहला चरण होता है। 60 मिनट में आपको 75 प्रश्न करने होते हैं। पहले चरण में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं और ये केवल क्वालिफाइंग होता है। इसके अंदर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स के बाद में रीजनिंग आता है और बाद में जनरल साइंस आता है। मैथ, रीजनिंग और साइंस 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। अब मैथ्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी आपको संख्या पद्धति पढ़ना होगा। साथ ही साथ में आपको बोर्डमास के नियम पढ़ने होंगे, दशमलव भिन्न पढ़नी होगी, अंश, अनुपात और समानुपात पढ़ना है, प्रतिशत है, बीजगणित है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, आयु की गणना आदि। यानी मैथमेटिक्स की बात करो ना भाई, तो ये तो वो मैथमेटिक्स है कि आप जनरल कंपटीशन में जो पढ़ते हो वो ही है। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम हो गया, दूसरा टॉपिक बोर्डमास हो गया, तीसरा टॉपिक दशमलव और अंश हो गया, 3 टॉपिक हो गए। अनुपात और समानुपात अपना चौथा टॉपिक हो गया, प्रतिशत अपना 5वां टॉपिक है, बीज गणित अपना 6वां टॉपिक है, ज्योमेट्री अपना 7वां टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री अपना 8वां टॉपिक है और एज की बात करें तो आयु अपना 9वां टॉपिक है। 9 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई। CBT 1 मैथ, रीजनिंग, साइंस के दम पर पास हो जाएगा। यानी अनिल सर और राहुल सर के मामले आप छोड़ सकते हो पूरा, है ना। उसके बाद में रीजनिंग आता है। भाई रीजनिंग के अंदर भी वही चीजें हैं जो हम हर बार पढ़ा करते हैं, जैसे एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल और नंबर की सीरीज हो गई। मतलब एक तो सादृश्यता का टॉपिक आ गया भाई, सीधी बात है। दूसरा सीरीज का टॉपिक आ गया, सीरीज में आपको पहले से क्लासिफाइड करके बता दिया कि अल्फाबेटिकल होना चाहिए और न्यूमेरिकल होना चाहिए। 2 टॉपिक हो गए। कोडिंग डिकोडिंग तीसरा टॉपिक हो गया, वेन डायग्राम चौथा टॉपिक हो गया और डेटा इंटरप्रिटेशन 5वां टॉपिक हो गया और दिशा निर्देश आपका 6वां टॉपिक हो गया। अरे भाई रीजनिंग के अंदर भी कोई खास ज्यादा नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग बहुत लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद में आता है मेरे प्यारे भाइयों जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या क्या होता है जरा वो भी समझे। 10वीं कक्षा के स्तर की भौतिक विज्ञान, है ना, 10वीं कक्षा के स्तर की फिजिक्स होनी चाहिए, 10वीं कक्षा के स्तर की आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए,
और 10वीं स्तर के विज्ञान, सॉरी 10वीं स्तर की आपकी लाइफ साइंस यानी दैनिक जीवन वाली विज्ञान होनी चाहिए। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका 10th स्टैंडर्ड का चाहिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। ये तो हमारा था कौन सा, सीबीटी 1 का था। दूसरी चीज मैं आपको और बताता हूं, अब आते हैं हम सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 आपको केवल क्वालिफाई करना है 40% के साथ, मेरी बात को समझें। सीबीटी 1 आपको ओनली क्वालिफाई करना है 40% के साथ। सीबीटी 2 की बात करें, है ना, तो यहां पर 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा और इसके दो भाग होंगे। सीबीटी 1 में एक ही होता है, सीबीटी 2 में दो भाग होते हैं। पहले भाग में 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं और दूसरे भाग में 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने। दो भाग अलग अलग होंगे। याद रखो क्या क्या होगा। पहले भाग में गणित होगी, भाई गणित वही होगी जो हमने पहले पढ़ी है, अलग से नहीं पढ़ना है। सीबीटी 1 में जो मैथ्स पढ़ी है ना, वही आपको पढ़नी है। सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग, यानी वही आपकी रीजनिंग है जो हमने सीबीटी 1 में पढ़ी है। सीबीटी 1 में जो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ी है वही सीबीटी 2 में काम आएगी। बेसिक साइंस वही है जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ी है, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। और इंजीनियरिंग, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, यूनिट्स, मास, डेंसिटी, वर्क पावर और एनर्जी, स्पीड और वेलोसिटी के प्रश्न आएंगे। भाई ये आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट आ गया, ये आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है जो सीबीटी 2 के पार्ट 1 में आएगा। सीबीटी 2 के पार्ट 1 में मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, साइंस आएगी, ये तो सीबीटी 1 वाला ही होगा। उसके बाद में टेक्निकल सब्जेक्ट आ गया और सीबीटी 2 जो है ना पार्ट बी है। भाई यहां पर क्या होगा, ये देखिएगा आप, ये होगा, ये केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा जिसमें डीजीटी के द्वारा निर्धारित आपके चुने हुए तकनीकी ट्रेड, है ना, उसके सिलेबस के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, फीडर से कर रखा है, किससे जो आपने आईटीआई कर रखी है ना, वहां के क्वेश्चन आएंगे और ओनली क्वालिफाई करना है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये आता है सबसे लास्ट में सीबीएटी, ये कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है और क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक टेस्ट बैटरी में कम से कम 42 का टी स्कोर लाना अनिवार्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें ना सीबीटी 1, जो पहला चरण होता है, याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, इसमें कुल 75 क्वेश्चन होंगे और ये अधिकतम 75 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें हमने बात करी थी मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, साइंस होती है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं इसका कोई डिस्कस नहीं है ना। दूसरी बात करें, इसमें गणित, रीजनिंग और दैनिक विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे और फाइनल मेरिट में इसके अंक नहीं जुड़ेंगे। ध्यान रखना, केवल पास करना है। याद रखें, ये केवल पास करना है ना। याद रखना, केवल स्क्रीनिंग या क्वालिफाइंग होने वाला है, इसके नंबर सीबीटी 2 में नहीं जुड़ेंगे। पास अगर ये होगा तो ही तो अगले में जा पाओगे, इसके अलावा नहीं जा पाओगे। ये दूसरी चीजें मैंने आपको बताई दी। सीबीटी 2 है, ये दो भागों में बांटा है, 175 अंक मैंने आपको बता दिया। पार्ट ए के 100 प्रश्न आएंगे 90 मिनट में। गणित आएगी, इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे की चयन प्रक्रिया के लिए केवल इसी भाग के अंक गिने जाएंगे। मतलब अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो यही से आपके नंबर गिने जाएंगे, इसके अलावा आपके नंबर नहीं गिने जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये वो बेसिक जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई है। पार्ट बी जो होता है 75 क्वेश्चन वाला, 60 मिनट, ये आपके चुने हुए तकनीकी ट्रेड जो मैंने आपको शुरू में बताया था, चाहे वो देखो ये वाले ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जहां पर ये बोला गया था कि क्या क्या होना चाहिए, कौन विद्यार्थी एग्जाम दे सकता है, वहां की बात थी। जो आपने चुना था यहाँ पर फिटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, मैकेनिकल है, वायरमैन है, या फिर यहाँ पर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इंजीनियरिंग है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्लियर है मेरी बात। यहाँ पर आप यहाँ, ये केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसमें सभी वर्गों में पास होने के लिए
35% अंक आपको लाना पड़ेगा। ओनली 35% जो डिजिट नंबर है वो आपको लाने होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट का जो वेटेज होता है वो कैसे होता है कि अंतिम मेरिट लिस्ट बनाते समय अंकों का वेटेज 50-50 के अनुपात में रखा जाएगा। 50% वेटेज सीबीटी 2 से होगा जो पार्ट 1 से प्राप्त अंकों को दिया जाएगा। 50% वेटेज कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट से प्राप्त जो स्कोर है उससे किया जाएगा। भाई मतलब आप एक चीज ये सोच करके देखो कि यहां पर है ना 50% वेटेज सीबीटी 2 का पार्ट ए होगा। सीबीटी 1 में जो सिलेबस है वही सीबीटी 2 में आ रहा है मोस्ट ऑफ तो, पर सीबीटी 2 का जो पार्ट 1 है जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट है, वहां से ये कवर होने वाला है। तो मेरे भाइयों असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है। अब आपको देरी नहीं करनी है, अब आपको पढ़ाइयां करनी है बहुत बढ़िया वाली और अच्छी तरीके से आपको एग्जाम कवर करना है। एक बड़ी भर्ती आप लोगों के सामने है 10th पास वालों के लिए।